नमस्कार। इंटरमीडिएट हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संस्कृत व्याकरण कक्षा 12 में। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर आपने संस्कृत व्याकरण को हल्का कर दिया तो आपके नंबर कम हो जाएंगे। अच्छे नंबर लेने के लिए, बेहतरीन नंबर लेने के लिए आपको संस्कृत व्याकरण पर बहुत बारीक निगाह रखनी है। तो आइए आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपके सम्मुख संस्कृत व्याकरण का ये कोर्स लिख रखा है, पाठ्यक्रम लिख रखा है कि आपसे संस्कृत व्याकरण में पूछा क्या क्या जाएगा। आइए देखते हैं। नंबर 1 पूछी जाएगी संधि। और संधि आप जानते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 तरह की संधियां होती हैं। अब स्वर संधि में क्या क्या पूछा जाएगा देखिए। एचो ऐवा यावह, एंग पदांतादति, एंगी पररूपम, ये 3 संधि पूछी जाएंगी। आप इसे ऐसे मत माने कि ये तो बड़ा कठिन है, अब हम क्या करें, दिल बैठ जाए संस्कृत सुन करके, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत प्यार से पढ़ें। संस्कृत पढ़ने का ढंग ये है कि अगर आपको लगे कि ये चीज़ बहुत कठिन है तो 2-2 अक्षर, 3-3 अक्षर, जैसा हिसाब बने वैसे संधि पढ़ते, संस्कृत पढ़ते रहिए। देखिए, एचो आय व या वह, अगर बाद में 2 बिंदी है तो उसे विसर्ग बोलते हैं और विसर्ग का उच्चारण हम हा करते हैं। ये जो बीच में एस जैसा बना है ये पूर्व रूप अ या अवग्रह बोलते हैं। इसका उच्चारण हम आधा अ की तरह करते हैं। तो ऐसे बोलेंगे, एचो आय व या वह, एंग पदांतादति। देखो, डा के बगल में बिंदी है तो ये अंग हो गया, अंग, तो इसे पढ़ेंगे हम एंग पदांतादति। और एंगी पररूपम, एंगी पररूपम। तो ये 3 संधियां हैं। अब आपने हिंदी में पढ़ रखा है अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पररूप संधि। आपसे इंटरमीडिएट के व्याकरण में ये सूत्र पूछे जाएंगे, सूत्र पर आधारित चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए आपको इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 व्यंजन। देखिए, अब व्यंजन के 4-5 सूत्र हैं। स्तोह, शुचना, शुचुः। कहने में बड़ा मुश्किल है, मैं भी बड़ी मुश्किल से बोल रहा हूँ, आपको भी दिक्कत होगी, लेकिन प्यार से आराम से बोलेंगे। देखिए, स्तोह, शुचना, शुचुः। दूसरा सूत्र है इष्टुनाष्टु। इसे ऐसे लिखेंगे, ये लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। इष्टुनाष्टु, ऐसे 2 बिंदी मतलब विसर्ग, इष्टनाष्टु ऐसे लिखेंगे हम। आगे देखिए, झलाम, जश, झसी, एक नया सूत्र है ये। खरी च, नया सूत्र है। मो अनुस्वारः, तोरली, अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः। इतनी संधियां आपको व्यंजन में पढ़नी है। ये 1 नंबर की आएगी, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। फिर विसर्ग संधि देखिए, यहाँ पर है सूत्र है विसर्जनीय से सह, सस जुसो रुह, अतो रोर प्लुताद प्लुते, हशिचा और रोरी। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 सूत्र विसर्ग संधि में हैं। ये सब सूत्र हैं संस्कृत के, संस्कृत व्याकरण के। इंटरमीडिएट का संस्कृत व्याकरण थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आपको समझ में बात आ गई तो कठिन नहीं है, इसलिए मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो संस्कृत स्वर व्यंजन विसर्ग, ये 3 नंबर की आएगी। अब देखिए, ख देखिए, समास पूछा जाएगा आपसे। अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि, 3 समास पूछे जाएंगे 2 नंबर के। आगे आ जाइए, ग में आ जाइए, शब्द रूप और धातु रूप ये पूछे जाएंगे। आत्मन, नामन, राजन, जगत, सरित। और धातु रूपों में स्थ, प, नि, द, क्रि, चुर, 2 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर का धातु रूप, 1 नंबर का शब्द रूप। ये शब्द और धातु रूप आपको स्वयं तैयार करना है, रटना है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं। घ प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कत, कत्वा, तव्यत, अनियर, और तद्धित प्रत्यय में त्वा, मतुप, वतुप, ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर अंग देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं ना, क, ख, ग, घ, अंग, अंग पर आ गए। विभक्ति परिचय देखिए, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। अच्छा ये हुआ है कि मैंने आपको द्वितीय तृतीय यहाँ लिखी है, उसमें बड़े बड़े सूत्र हैं। हम सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब हम पढ़ेंगे विभक्ति, तब हम सूत्र लिखेंगे, द्वितीय तृतीय नहीं लिखेंगे। और च आएगा अनुवाद, जो कि 4 नंबर का आएगा। अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन, हिंदी वाक्य दिया रहेगा
आपको संस्कृत में उसका अनुवाद करना है, 4 नंबर का आएगा। तो अब देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 15 नंबर का संस्कृत व्याकरण है, 15 नंबर का संस्कृत व्याकरण है। इसलिए पूरे मन से हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं संधि, और संधियों में हम स्वर संधि लेते हैं। यद्यपि संधि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब तक आपने हिंदी की संधियाँ पढ़ी हैं। अब संस्कृत के ये सूत्र हैं, इन सूत्रों पर आधारित हम संधि पढ़ेंगे। बात वही है, हिंदी में भी आपने सूत्र देखा है, संस्कृत में देखते हैं। पहला क्या है? पहला सूत्र है हमारा एचो अयवयावः, एचो अयवयावः, ये है सूत्र एचो अयवयावः। और इसकी संधि बनेगी अयादि संधि, इसे कहते हैं अयादि संधि, अयादि संधि। अब अयादि संधि की परिभाषा लिखिए कि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए, ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः आए, आवो, आए और आओ हो जाता है। यह है परिभाषा। देखिए परिभाषा कि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः आय अव आय आओ हो जाता है। अभी आप उदाहरण से समझेंगे। अब इसका हमने एक सारणी बना दी, ए ओ आय और आओ, 4 वर्ण हैं ऊपर, और इनके बदले क्या क्या आएगा? आइए, आओ, आए और आओ। ये चीज़ है, इसे आपको इस सारणी को दिमाग में रखना है कि अगर ए आया तो आय आएगा, ओ आया तो औ आएगा, आय आया तो आय आएगा और औ आया तो आओ आएगा। बस इतना ही है। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे ने प्लस अन, ने प्लस अन। अब देखिए प्लस के अगल बगल वाले अक्षरों में मिलन होता है, संधि में मेल प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में होता है। संधि की परिभाषा ही यही है कि 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ संधि होती है, 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है। तो परिवर्तन कहाँ होता है? प्लस के अगल बगल वाले वर्णों में मेल होता है, इनसे कोई मतलब नहीं, इधर वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक। अब देखिए प्लस के पहले हमें क्या मिला? ने। और ने में स्वर क्या छिपा है? ए। ना में ए छिपा है, इसलिए ये ऐसे है, ना आधा प्लस ए बराबर ने बन गया। ये ऐसे है इसमें। तो इस ने का ए हमने निकाल लिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दीजिए। यहाँ आपको अ मिल रहा है, आ बराबर क्या होगा? सूत्र देखिए, ए अगर आ रहा है और बाद में स्वर मिल रहा है तो ए के बदले आय हो जाएगा। तो ए के बदले क्या होगा? आ या आय। और या के नीचे हलंत होगा। हलंत आप लोग नहीं लगाते। हलंत देखो, ये जो डंडा है ऐसे टेढ़ा सा डंडा है, आपको लगता होगा कि ये ऐसे ही कलम चल गई है, ऐसे नहीं है। आप किसी भी अक्षर के नीचे, मान लीजिए आपने का लिखा और का के नीचे हलंत लगा दिया, इसे हल चिन्ह बोलते हैं, हल चिन्ह। तो हल चिन्ह का मतलब है का आधा हो गया, इसका स्वर निकल गया। स्वर कैसे होता है? जैसे आधा का प्लस आ छोटा बराबर का, ये है ऐसे। ठीक, आधा का प्लस आ बराबर का, ये बन गया। तो अगर आपने इसके नीचे हलंत लगा दिया तो अक्षर आधा हो गया, और अगर आपने हलंत हटा दिया तो अक्षर पूरा हो गया। तो ये हलंत है। अब देखिए आय हो गया,
अब संधि कीजिए, ना में से आपने ए निकाल लिया था तो ना कितना बचा, यहाँ देखिए, ना में से ए निकाल लिया तो ना कितना बचा, ना आधा बचा ना, तो हमने ना आधा लिख दिया, हलंत लगा दिया, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया। अब इस ए के बदले आय हो गया, आय, ऊपर कितना बचा, अन्न, अन्न पूरा बचा है अभी, ये अन्न। हमने आ इसलिए लिख लिया है कि बराबर रहे और आपको बात समझ में आ जाए। ये हमारा रूप बना। अब देख लीजिए रूप क्या बना, जोड़ दीजिए, ना आधा है, इसके आगे स्वर है, तो इस आ ने इस ना को पूरा कर दिया, इसका हलंत हटा दिया, ये बन गया पूरा ना। प्लस के नीचे प्लस लगा दीजिए। आ में या में भी हलंत है, इसके पीछे भी आ है, इसने इस या को पूरा कर दिया, पूरा हो गया, और ना अपने आप में पूरा है, क्या बन गया, नयन। ये शब्द बन गया। अब ऐसे नयन बना। दूसरा शब्द लेते हैं, शे प्लस अन्न। देखिए शे में ए छिपा है, ए बगैर मात्रा वाला ए, प्लस के नीचे प्लस लगा लीजिए, यहाँ आपको स्वर मिल गया। नियम के अनुसार ए है तो आय हो गया, आय कर दिया हमने। अब देखिए शा में से ए निकाल लिया तो शा हो गया आधा, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, इस ए के बदले आय आ गया, आय उतार दीजिए, प्लस ऊपर अन लिखा है, पूरा अन आ गया। अब जोड़ दीजिए, शा आधा है, आगे आ है तो शा पूरा हो गया, या आधा है, आगे आ है तो या पूरा हो गया, और ना बचा है, बन गया शयन। ये आपका रूप बना। ऐसे संधि बनाएंगे हम। तो हमने ए ले लिया, अब ओ का देखते हैं, ओ का एक उदाहरण देखते हैं। ओ का उदाहरण देखिए, पो प्लस अन्न। अब देखिए पो में ओ छिपा है, प्लस के नीचे प्लस लगा दिया, यहाँ आपको स्वर मिल रहा है, ओ के बदले क्या हो जाएगा, आओ। नियम के अनुसार ये सूत्र है, नियम के अनुसार आओ हो गया। पा में से ओ निकाल लिया आपका, पा बचा आधा, ओ के बदले आओ हो गया, और ऊपर बचा है अन्न, क्या बन गया, पा आधा है, आगे आ है तो पा पूरा हो गया, वा आधा है, आगे आ है तो वा पूरा हो गया, और ना बचा, ये हो गया पवन। ठीक। अब आपने ए देख लिया, ओ देख लिया, अब आय देखिए, आय देखेंगे, नए प्लस अक। देखिए यहाँ आय मतलब मात्रा वाला ए छिपा है, प्लस के नीचे प्लस, यहाँ आपको स्वर मिल गया। नियम के अनुसार अगर आय है तो आय हो जाएगा, तो इस ए के बदले आय हो गया, हलंत लगेगा। अब देखिए ना में से आपने ए निकाल लिया तो ना बचा आधा, प्लस के नीचे प्लस, ए के बदले आय, ऊपर क्या है अक, क्या बन गया, न आय अक, तो ना आधा है, आगे बड़ा आ है तो ना पर आ का डंडा चढ़ गया, या आधा है, आगे छोटा आ है तो या हो गया, और का नायक, ये बन गया। अब आखिरी वाला बचा है औ। औ देखिए, पौ प्लस अक, क्या छिपा है इसमें, औ, प्लस के नीचे प्लस लगा दीजिए, यहाँ आ गया स्वर, औ है तो उधर सारणी देखिए, आओ आदेश हो गया, व्याकरण में आदेश होता है आओ। अब देखिए पौ में से आपने औ निकाल लिया तो पा बचा आधा, प्लस के नीचे प्लस, इसके बदले आओ हो गया, और ऊपर अक बचा है। अब जोड़ दीजिए, पा आधा है, आगे बड़ा आ है तो पा पर आ का डंडा चढ़ गया, वह आधा है, आगे छोटा आ है तो वह खाली हो गया, और का, ये बन गया पावक, बन गया। ये है एचो ऐवा यावाह। अब इसमें प्रमुख चीज़ें बनी, नयन, शयन, पवन, पावक, नायक। और भी बन सकता है गायक। गायक को स्वयं बनाइए ऐसा जैसे मैंने बनाया है, और ठीक है भवन बनाइए, बना के देखिए जैसे मैंने बनाया है, गायक, भवन, पवन तो आपने बना ही लिया, और नाविक, ऐसे शब्द बनाइए। ये तीनों शब्द बना के देखिए कि कैसे बनता है, और जब बात समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से पीछे कर लीजिए, एक बार फिर से समझिए, और इनको बनाइए ज़रूर। जब तक आप बनाएंगे नहीं तब तक बात समझ में नहीं आएगी। ओके, तो ये रही एचो ऐवा यावा। अब आप कहोगे कि एचो ऐवा यावा का क्या मतलब है। देखिए एच माने होता है
ए ओ आई औ, ये जो है ना ए ओ आई औ, इन्हें कहते हैं एच। एच, ए ओ आई औ ये प्रत्याहार है। अगर आप संस्कृत विषय पढ़ते, संस्कृत विषय, आप हिंदी की संस्कृत पढ़ रहे हो, संस्कृत विषय अलग है, तो उसमें आपको प्रत्याहार पढ़ने पड़ते, माहेश्वर सूत्र पढ़ना पड़ता, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ये एच को, ए ओ आई औ को एच बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म है एच का। एच का मतलब, और आय वा या वा, देखो आय अव आय आओ, इसमें छिपा हुआ है आय आओ आय आओ। एच ओ, आप इसे अगर विसर्ग मिटा दो तो एच ओ आय वा या वा, एच ओ आय आओ आय आओ। और आय आओ आय आओ क्या है, ये है आय आओ आय आओ, इसमें छिपा है कि एच के बदले आय आओ आय आओ हो जाता है, इसलिए इसका नाम है एच ओ आय वा या वाह। ठीक है, चलिए 1 नंबर आपका पक्का हो गया। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन अगर आपने गौर कर लिया तो बात समझ में आ जाएगी। और जब तक समझ में ना आए तब तक आप इसे पढ़िएगा ज़रूर, कई बार चलाइए, वीडियो चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ जानी चाहिए। अब आ गया एंग पदांतादत्ति, ये आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब दूसरा सूत्र हम पढ़ते हैं, एंग पदांतादत्ति। एंग पदांतादत्ति पढ़ते हैं। एंग पदांतादत्ति में क्या है, ए या ओ के बाद अ आने पर, ए ओ के बाद अ आने पर, आ आने पर आ के बदले ये वाला आ, पूर्व रूप हो जाता है। ए ओ के बाद आ आने पर आ के बदले पूर्व रूप हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे हरे प्लस आओ। अब देख लीजिए यहाँ पर ए या ओ के आने पर तो हमें ए मिल गया, ए के बाद आ गया तो ये बन गया हरे आओ, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया हरे आओ। दूसरा देखिए, विष्णु प्लस आओ, ये बन गया विष्णु आओ, पूर्व रूप आ गया, बस हरे आओ प्लस और दूसरा विष्णु आओ, हरे आओ विष्णु आओ, ऐसे बन गया। तो ये 2 ही हैं, इन्हीं में से आना होगा तो कोई ना कोई आ जाएगा। अब ये सूत्र आपने पढ़ लिया, एंग पदांतादत्ति। अब तीसरा सूत्र पढ़ते हैं, एंग पररूपम। एंग पररूपम, एंग पररूपम पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा देखिए। अच्छा हाँ, इसे पूर्व रूप संधि कहते हैं, इसे कहते हैं पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि ये वाली, और ये है पररूप संधि, इसमें छिपा है पररूपम, पररूप संधि। इसमें पूर्व रूप हो जाता है, इसमें पररूप होगा। इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रा और उप शब्द के बाद ए या ओ आए, प्रा और उप शब्द के बाद ए या ओ आए तो ए या ओ हो जाता है, ए या ओ हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण से बात क्लियर होगी। प्र प्लस एजते, उप प्लस ओषति। अब देखिए ये दो महत्वपूर्ण उदाहरण है। बस आपने ये लिखा कि प्र और उप शब्द के बाद, तो प्र यहाँ मिल गया, उप यहाँ मिल गया, ए या ओ आए तो ए आ गया, ओ आ गया, तो ए या ओ हो जाता है। तो प्ला प्लस एजते बराबर प्रेजते।
और उप प्लस औषधि बराबर उपोषति, ये दो ही रूप बनेगा बस। आप इनको तैयार कर लीजिए कि प्रयजते उपोषति पर रूप संधि और विष्णु और हरे और विष्णु पर पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है एंग पदांतादति, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। एडी नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना, ना इसे एड कहेंगे ना इसे एडी कहेंगे, एंगी, एंगी, कई बार बोलो, एंगी पर रूपम, एंग पदांतादति, ऐसे पढ़ेंगे हम। संस्कृत में आपका अशुद्ध उच्चारण नहीं चलता, आपका उच्चारण ब्लेड की धार जैसा पहना होना चाहिए। तो इस तरह हमने स्वर संधि पढ़ ली। अब आते हैं व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि के कई सूत्र हैं, तो उन सूत्रों को हम लोग पढ़ेंगे। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। अब चूंकि इसमें बड़े बड़े सूत्र थे जिन्हें देखकर आप लोग भयभीत थे, घबरा रहे थे, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन्हें कितना सरल करके बताता हूँ, देखिए। पहला सूत्र है स्तोह शुचना शुचुः। नंबर 1, स्तोह शुचना शुचुः, और इसे हिंदी में बोलते हैं शुचित्व संधि। ये बोलते हैं, शुचित्व संधि कहते हैं इसे। अब इसकी परिभाषा क्या है कि सा या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए। परिभाषा है इसकी कि स या तवर्ग के बाद श या चवर्ग आए तो श या चवर्ग हो जाता है। देखिए, सा या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए तो शा या चवर्ग हो जाता है। अब देखिए, तवर्ग क्या है? तवर्ग का मतलब है तवर्ग, तवर्ग का मतलब है ता वाले सारे अक्षर, त थ द ध न, 5 अक्षर होते हैं ना ये, त थ द ध न, इस ये तवर्ग कहलाते हैं। और चवर्ग क्या होता है? चवर्ग होता है च छ ज झ अड़ा, ये होता है चवर्ग। तो ये तवर्ग हुआ, ये चवर्ग हुआ। श आप समझ गए, आधा श, और ये तालब शा आधा। ये सा हम बोलते हैं तब हमारी जीभ दांतों में लड़ती है, स स स, और ये शा जब बोलते हैं तब जीभ हमारी तालू में टच करती है, जो जीभ के ऊपर का भाग है वहाँ पर शा, ऐसे बोलते हैं। तो तवर्ग और चवर्ग आपने समझ लिया। अब उदाहरण देखिए, निस प्लस छल, निस प्लस छल, निस प्लस चय। अगला उदाहरण है हरिस प्लस शेते, हरिस ये सड़क वाला सा है, प्लस शेते। एक और उदाहरण लेते हैं, सत प्लस चित्त, सत प्लस चित्त, और सत प्लस चरित्र, सत प्लस चरित्र। अब देखिए, व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान है कि प्लस के पहले वाले अक्षर में हलंत लगा होगा। देखिए, सब में हलंत लगा है, ये व्यंजन संधि की पहचान है। अब निस प्लस छल क्या बन गया? निश्छल। परिभाषा देखिए, सकार या तवर्ग के बाद शा या चवर्ग आए तो सा के बाद च छ आया गया, तो ये च छ में ही बदल जाएगा। तो ये सा है तो शा में हो जाएगा, तो निश्चल हो गया। निश्चय आया तो क्या बन गया? निश्चय।
ये सा के बाद चवर्ग आ गया तो सा शा में बदल जाएगा। इसी तरह सा के बाद चवर्ग आया था, च छ चवर्ग का ही अक्षर है, तो भी ये बदल गया तुरंत। हरिश प्लस शेते, ये बन गया हरिष्यते, हरिष्यते, इसके बदले ये तालव्य हो गया। अब चूंकि ये आधा है इसलिए आधा ही आएगा, ये आधा है इसलिए आधा ही आया, ये आधा है इसलिए आधा ही आया, आधा अक्षर है तो आधा ही आएगा। सत प्लस चित्त, सच्चित, ऐसे। ताकि ये तवर्ग का है, आगे चवर्ग आ गया तो तवर्ग के बदले चवर्ग हो जाएगा। सत प्लस चरित्र, सच्चरित्र, लो बन गया। तो इस तरह आप इसे तैयार कर लीजिए। स्तोह शुचना शुचु सूत्र बता रहा है, देखिए स या तवर्ग के बाद श या चवर्ग आ जाए तो श या चवर्ग हो जाता है, सूत्र खुद कह रहा है। देखिए स या तवर्ग के बाद परिभाषा देखिए, समझिए, श या चवर्ग आ जाए तो श या चवर्ग हो जाता है। यही बात आपकी हिंदी की परिभाषा कह रही है और यही बात ये चीज़ें कह रही हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि का दूसरा सूत्र, व्यंजन संधि का दूसरा सूत्र क्या है? इष्टुनाष्टु, ये आधा पेट चिरा सा है, इष्टु नाष्टु, और विसर्ग लगा दें तो हा का उच्चारण हो गया इष्टुनाष्टु। अब इसे कहते हैं इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि इसे कहते हैं। अब इसकी परिभाषा हम पहले वाले से जोड़ लेंगे। इसे देखेंगे, सा या तवर्ग के बाद शा या टवर्ग आए, सा या तवर्ग के बाद शा या टवर्ग आए तो शा या टवर्ग हो जाता है। थोड़ा सा अंतर है, उसमें चवर्ग हो रहा था, इसमें टवर्ग हो जाएगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, रामस प्लस षष्ठः, संस्कृत में उदाहरण है, और एक है रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते, एक और है तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अब देखिए रामस षष्ठा हो जाएगा रामस षष्ठः, ऐसे रामस षष्ठा हो जाएगा। रामस प्लस टीकते हो जाएगा रामस टीकते। जो आपका सड़क वाला सा है वो पेटचिरा शाह में बदलता जाएगा, और तत् प्लस टीका हो जाएगा तत् टीका, उसकी टीका, इसका मतलब उसकी हिंदी टीका, तत् प्लस टीका उसके हिंदी टीका, या सत प्लस टीका, तो ये हो जाएगा सट टीका, डबल टा हो जाएगा, डबल टार चढ़ जाएगा, ये डबल टा है। तो अब आपने देखा इष्टुनाष्टु पहले सूत्र से जोड़ेंगे, इस्तो सूचना शुचु और इष्टुनाष्टु एक दूसरे के पूरक हैं। किस्सा या तवर्ग आए तो उसमें क्या होता था, इससे पहले वाले में शा या चवर्ग में बदल जाता था, इसमें सा या तवर्ग के बाद शा या टवर्ग आए तो शा या टवर्ग हो जाता है। जैसे देख लीजिए, सा आ गया, उसके बाद फिर शा आ गया ये वाला, तो ये इसमें बदल गया, ये सा वाला, शा इसमें बदल गया, यहाँ ये हो गया पेटचिरा शा हो गया। ऐसे यहाँ सड़क वाला सा आ गया, बाद में टवर्ग का अक्षर आ गया। टवर्ग माने जानते हैं, टवर्ग ट ठ ड ढ अड़ा, ये पांचों अक्षर, इसे कहते हैं टवर्ग। इन पांचों में से कोई भी आ जाए तो ये चेंज हो जाएगा। ऐसे ता आया, उसके बाद ट आया तो ता के बदले टा हो गया, यहाँ देख लीजिए। ता आया, उसके बाद ट आया तो ता के बदले टा हो गया, यहाँ देख लीजिए। तो दो संधियाँ आपने जो बहुत महत्वपूर्ण थी, इस्तोह शुचना शुचु और इष्टुनाष्टु,
जैसे हिंदी में कहते हैं सचुत्व संधि और इष्टुत्व संधि, ये आज आपने इसमें इस अध्याय में दोनों